हे एवरीवन, मैं हूँ आंचल और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को बातचीत। जैसे देखो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं ना जो कि आर्ट्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं और वो लोग अपने मेन सब्जेक्ट में जैसे देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया उसमें लगे रहते हैं और उस दौरान ना काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी इंग्लिश को ना मतलब हल्के में ले लेते हैं। तो चलो आज मैं आप लोग का 1 महीने के अंदर हिंदी का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ, वो भी पूरे अच्छे से बेसिक लेवल से हाई लेवल तक, ग्रामर हो चाहे जो भी हो, आप लोग को सब कुछ मैं कंप्लीट करना। चलो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखो आप लोग को दिखाती हूँ, ये है बातचीत चैप्टर। यहाँ पे इसके लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है और ये आप लोग मेरे द्वारा पढ़ने वाले हो। तो देखो इनका जीवन परिचय के बारे में पहले हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं बालकृष्ण भट्ट जी। चलो इनको भी देख लेते हैं। ये रहा इनका इमेज, यहाँ पे हमने इमेज भी लगा दिया इनका। और चलो पढ़ते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और निधन जो हुआ था तो उनका निधन हो गया था 20 जुलाई 1914 को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा मतलब पूछा ही जाता है क्वेश्चन जन्म और मृत्यु को लेकर के। तो आप लोग इसे अच्छे से दोहरा लो कि 23 जून को इनका जन्म हुआ था और 20 जुलाई 1914 को इनका मृत्यु हुआ था। देखो ट्रिक बताती हूँ मैं। इधर देखो जून जुलाई इनका मतलब आमने सामने ही है, इधर 23 है और नीचे मृत्यु में 20 है। और देखो 14 और 44, देखो 4 लास्ट में, बस 1819 का अंतर है। आप लोग को ये तो याद हो ही गया होगा। चलो चलते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे इनका निवास स्थान। तो इनका जो निवास स्थान है, इनका निवास स्थान इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। इनका निवास स्थान कहाँ पे था? इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। ये देखो ये जो है इनका इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था, मतलब ये वहाँ पे रहते थे और इनका निवास वहीं पे रहते थे। और देखो इनका ये जो युग है वो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार है। ये किस युग के हैं? भारतेंदु युग के। और ये सब ना काफ़ी आता है, बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन से युग में मारो, इतना सारा ऑप्शन दे देता है कि कौन से है ये। तो देखो ये भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार रह चुके हैं। देखो अब इनकी विशेषता जानते हैं। ये आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में से एक है। जो ये आधुनिक हिंदी गद्य होते हैं उनके निर्माताओं में से ये एक है। चलो अब देखते हैं इसमें आगे इनका क्या क्या है। तो अब जानते हैं इनके परिवार के बारे में कि इनके परिवार में कौन कौन थे, इनका नाम क्या था। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर। इनका पिता का नाम ये बेणी प्रसाद भट्ट है, तो बेणी लिखा गया, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो बेणी प्रसाद भट्ट है और ये एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। और जो इनकी माता है उनका नाम पार्वती देवी थी, एक सुसंस्कृत एवं विदुषी महिला थी। और आप लोग बता दूं कि जो इनकी माता थी इन्हीं से इनको अध्ययन की, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे लगा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। चलो बच्चों तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इनका जो माता पार्वती देवी ने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और पढ़ने की तीव्रता का लालसा जगाई। मतलब जो इनकी माता थी उनसे ही इनको अध्ययन करने का जो लालसा है वो उनके अंदर रुचि आई थी, ठीक है। चलो बच्चों हम लोग चलते हैं यहाँ पर शिक्षा एवं पत्रिका संपादन। तो इनका जो शिक्षा प्रारंभिक कहाँ से रही थी और फिर इनका जो हिंदी प्रदीप है ना, आप लोग जानते होंगे, मानसिक पत्रिका। चलो मैं इनके बारे में आप लोग को भी कुछ बता देती हूँ। तो सबसे पहले इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है वो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया इन्होंने। जो जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पहले हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं फिर इंग्लिश पढ़ते हैं, ऐसे स्टार्टिंग में एबीसीडी करते हैं, जैसे हम लोग का हो गया इंग्लिश पढ़ लिए, हिंदी पढ़ लिए। तो इनका जो प्रारंभ में जो संस्कृत का अध्ययन किया इन्होंने और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल एंट्रेंस परीक्षा में उत्तीर्ण की है। तो देखो जैसे ये जो 9, 10 है ना वो इन्होंने संस्कृत से ही अध्ययन करा है। और देखो ये मिशन स्कूल एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की है। और यहाँ पे देखो हिंदी प्रदीप मानसिक पत्र जो है इनका, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे देखते हैं, हाँ इनका वही फेमस पत्र है। और देखो यहाँ पे 1877 में इन्होंने हिंदी जो वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्र निकाला जो लगातार 33 वर्ष तक चला था। तो इन्होंने जो वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से जो हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्र निकाला वो 33 वर्ष तक चला था, ठीक है। अब जानते हैं इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास के बारे में। जो उपन्यास है इनका रहस्य कथा, नितिन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जान, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो रखा है। देखो गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा एवं हमारी घड़ी, ये सब है इनका जितना भी उपन्यास है। अब देखो यहाँ पे है बालकृष्ण भट्ट जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिसन और स्टिल कहा है। इनको किसने कहा है? पहले देखो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? एडिसन और स्टिल कहा है। हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण नाटक एवं निबंध का। किसको कहा है? बालकृष्ण भट्ट जी को कहा है। और महत्वपूर्ण नाटक एवं निबंध के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो प्रसिद्ध नाटक जो है इनका, प्रसिद्ध नाटक दमयंती स्वयंवर जो है, वेणी संहार, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल, पद्मावती, सीतावन। जो पद्मावती है ना, ये जो इन्होंने किया है वो देखो ये उनका हिंदी में ट्रांसलेट कर रखे हैं। और ये सीता वनवास, ये सब सो इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो अब जाते हैं निबंध संग्रह पे। इन्होंने कौन कौन से निबंध संग्रह लिखे हैं और कितने लिखे हैं सबको जानते हैं। तो जो भट्ट निबंधावली है वो नाम से 1000 से अधिक निबंध प्रकाशित है, जिनमें से 100 से अधिक निबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो जो 100 से जो अधिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो रखे हैं, इसलिए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण भी कर दिया गया है। और एग्जाम में कई बार ना क्वेश्चन भी दे देता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है और वो मतलब कितने जो है जो प्रसिद्ध हो रखे हैं पूरा। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि पाठ का सारांश। तो हम लोग सबको बोले थे पहले कि चैप्टर को निपटा देना है। उतना बड़ा चैप्टर तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे ना लाइन बाय लाइन की, उतना करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पीपीटी बनाया है जिससे आप लोग को भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी कि कैसे पढ़ना
है आसान से। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर। तो जो पाठ का सारांश भाग 1 है, मैंने काफ़ी सारे सारांश इसमें टाइपिंग करके नोट कर दी हूँ। तो ये चैप्टर का नाम ही बातचीत है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। चलो सब कुछ पहले रिकॉल करते हैं। जिनका जन्म हुआ था 23 जून को और 1844 ईस्वी में, और जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 20 जुलाई को और 20 जुलाई 1914 को। तो चलो देखो, मैंने बिना देखे रिकॉल करा है इसमें। आप चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। लेखक के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य को वाक्य शक्ति, बोलने की शक्ति एक महान वरदान के रूप में दी है। लेखक के अनुसार जो ईश्वर है, उन्होंने मनुष्य को जो वाक्य शक्ति, बोलने की शक्ति दी है, एक महान वरदान के रूप में दी है। यदि मनुष्य की वाक शक्ति ना होती तो हम ये जो समस्त सृष्टि है गूंगी और बहरी प्रतीत होती और सब लोग कोने में बैठे रहते। सही बात है भाई, अगर हमें बोलने की क्षमता ना होती तो मैं आपके सामने इतना कैसे बोलती बताओ। और कोई भी ना तो बोल पाते ना तो सुन पाते, मतलब जब कोई बोलता ही नहीं, जब बोलने का क्षमता ही नहीं रहता, तो भगवान कान देकर के क्या करते? इसे तो पूरी संसारी गूंगी प्रतीत होती ना। तो चलो अब यहाँ पे पढ़ते हैं बातचीत के प्रकार एवं नियम। तो देखो पहले यहाँ पे देखो, दो व्यक्तियों में एडिसन के अनुसार सच्ची बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, जहाँ वे अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। देखो मैं सबसे सच बताती हूँ आप लोग को, देखना आप लोग खुद नोटिस करना अपने लाइफ में। जैसे आप लोग, कोई आप हो और आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आप लोग दोनों साथ में बात कर रहे हो, तो भाई कितना मतलब एकदम से गहरे गहरे बातें होने लगती है। जैसे कि आप हो गया इंपॉर्टेंट बात, भाई अपने लाइफ के बारे में बता रही हूँ, तो अपने लाइफ के बारे में बता, ऐसा होता है। और अगर कोई तीसरा व्यक्ति, जैसे तीसरा या अधिक व्यक्ति आ गया, तो तीन बातचीत अंगूठी की नगीने जैसी हो जाती है। मतलब तीन की बातचीत में, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर नोटिस कर सकते हो, इसे नोट भी कर लेना। जो अंगूठी के नगीने जैसी हो जाती है, जो तीन लोगों से बातचीत होती है, और जो 4 से अधिक लोगों की बातचीत होती है, काम रिमूवल रह जाता हो जाता है। ठीक है, देखो, और ये सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल फॉर्मेलिटी हो जाती है कि चलो बात कर रहे हैं ऐसे, जैसे तुम लोग 4 दोस्त हो ना, तो हाँ मतलब नॉर्मल फनी बातें हो गई, या तो नॉर्मल कोई भी बातें कर रहे हो तो उस तरह से हो जाती है। मतलब जो काफी सीरियस वाली बातें वो सिर्फ 2 व्यक्ति बात होती है। और ये भी क्या है ना कि जब 2 व्यक्ति बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा मतलब वो ज्यादा सीरियस बातचीत होती है। और देखो तो अकेले में बात करना ही काफी ज्यादा इसमें अच्छा बोला गया है। और सच बात ये है कि खुद से एकांत होकर के, मतलब अवाक होकर के बात करो। तो चलो प्रसिद्ध विद्वानों के विचार जानते हैं कि ये बातचीत चैप्टर में जो बताए हैं वो क्या क्या बताए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। जो बेन जॉनसन है, उन्होंने क्या कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है, बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार का जो साक्षात्कार होता है वो रूप प्रकट हो जाता है। देखो आप ट्रेन पे कहीं सफर कर रहे हो और आप कुछ ना बोलो, देखो आप कुछ नहीं जान पाओगे कि बगल वाला कैसा आदमी है, और जैसे वो कुछ बोलेगा तो आप खुद उसके बारे में जान जाओगे, अच्छा ये ऐसा बोल रहा है, इसका व्यवहार ये अपने बारे में खुद बताएगा। और एडिसन ने कहा था, असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। देखो यहाँ से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच में ही असल बातचीत होती है। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है, ये जो है बोलने की कला कह सकते हो आप लोग। चलो यूरोप के लोगों में, जो यूरोप के लोग हैं, यहाँ से पहले मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आप लोग को देखने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे पिंक कलर लेती हूँ इस पर। चलो, यूरोप के लोगों में बातचीत करने की एक अनोखी कला पाई जाती है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं, तो कहोगे यूरोप के लोगों में बातचीत करने की अनोखी कला पाई जाती है, जिसे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें से एक प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कानों में अत्यंत सुख और आनंद मिलता है। देखो जब भी कोई बोलता है ना, तो ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कानों में अत्यंत सुख और आनंद मिलता है। अब भट्ट जी के अनुसार बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप, अपने आप से बात करना, ताकि हम अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सके। जैसे कि मैंने पहले ही स्लाइड में बता दिया था आप लोग को कि खुद से बात करना ही ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब आप अपने आप को खुद समझ पाओगे, लोगों से जितना बात करोगे उससे कम ही है कि आप खुद से बात करो, तो वो ज़्यादा चलेगा। चलो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो मैं काफी सारे इंपॉर्टेंट लेकर के आई हूँ, और इसके बाद भी मैं ना आप लोग के साथ ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन लेकर आने वाली, मतलब 50 ऑब्जेक्टिव में हर चैप्टर से लेकर के आऊंगी। लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर वाले हो गए, सब कुछ लेकर के आई हूँ। और आप लोग बताना इसमें से आप लोग कितने क्वेश्चन जान रहे थे, क्योंकि ये पहला चैप्टर सबको आप लोग पढ़ रखे होंगे। तो चलो मैं चलती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या देखते हैं। बातचीत निबंध के निबंधकार। दोस्तों यहाँ चेक नहीं करना है, ये सब मैं ढक देती हूँ। चलो देखो ढक दियो। तो पहला इसके जो निबंधकार है वो कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। चलो तो यहाँ से मैं हटा रही हूँ। अब जो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? जो बालकृष्ण भट्ट है वो भारत तेंदु युग के रचनाकार है। देखो यहाँ पे दिया गया है, चलो आज देख लो, बाद में आप लोग बिना देखे ही मार करके देखना। 100,100 उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग में प्रचलित है? तो जो यूरोप के लोग हैं वहाँ पे मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अब देखो वाक्य शक्ति है किसका दिया हुआ उपहार है? तो ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, और इसका था यूरोप में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रसिद्ध है? तो यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है। और वाक्य शक्ति किसका दिया हुआ उपहार है? तो ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम वेणी प्रसाद भट्ट था। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम पार्वती देवी था। तो टाइपिंग में मिस्टेक के कारण यहाँ पे वेणी प्रसाद लिखा गया है, प्रसाद भट्ट लिखाया है, बट ये वेणी प्रसाद भट्ट जी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना ये। और असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होती है। ये किसका मत है? ये एडिसन का मत है। किसका मत है? एडिसन का। अब बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? तो ये बेन जॉनसन ने कहा था। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, साक्षात रूप, बोलने से साक्षात रूप का किसका होता है? तो देखो यहाँ पे किसका होगा? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन से क्या होता है? साक्षात रूप का प्रकट होता है कि वो कैसे बोलते हैं। मतलब क्या था भाई कि वो उनका रूप का साक्षात्कार। जैसे मैं चुपचाप हूँ, आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कैसी लड़की हूँ? अगर आप मैं बहुत बोलूंगी तो आप लोग लगाओगे ना पता कि हाँ ये ऐसे बोल रही है, तो इसके बारे में ये होगा। और देखो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट वर्ड दिया गया है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होती है। ये किसका मत है? एडिसन का। बोलने से ही मनुष्य के रूप की साक्षात्कार होती है, ये है बेन जॉनसन का। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भर्ती पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने किया था। किस पत्रिका का संपादन? तो हिंदी भर्ती पत्रिका का संपादन किसने किए थे? बालकृष्ण भट्ट ने किया है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो दुनिया कैसी होती? पूरी गूंगी होती। अगर हम नहीं बोल पाते तो दुनिया तो पूरी गूंगी रहती। जिस तरह अभी मैं अपने घर में हल्ला कर रही हूँ, अकेले शूटिंग कर रही हूँ यहाँ पे वीडियो का, जैसे आप अभी हल्ला कर रहे होगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ते हो, याद करते हो, तो कितना शोर शराबा होता है। और वही अगर बोलने की क्षमता ना रहती तो आपका मुख भी बंद रहता। मुख का इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए करते। अब बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितनी निबंध लिखी है? तो देखो भाई, 1000 से भी प्लस लिखी, मतलब लगभग 1000 निबंध लिख रखे हैं। हिंदी प्रदीप मानसिक पत्र कितने वर्ष तक चला था? तो 33 वर्ष तक चला था। देखो उत्तर में भी यहाँ पे दिया गया है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के साहित्यकार है? तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के साहित्यकार है। देखो बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के साहित्यकार है? तो आधुनिक काल के साहित्य, मतलब वो। अब नूतन ब्रह्मचारी किस विद्या की रचना है? तो ऑफकोर्स इस चैप्टर, अरे विधा की रचना है, किसकी नहीं है? देखा मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? विधा मतलब वो क्या है? कहानी है, कविता है, उपन्यास है, या और क्या है? तो देखो यहाँ आंसर में दिया गया है उपन्यास है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग को भी याद करना है, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं क्यों नहीं लिखूं। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भट्ट जी को हिंदी का एडिशन और स्टिल किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। बालकृष्ण भट्ट जी हैं, का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में इनका जन्म स्थान है। और दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से, मतलब ये तो याद ही रहना चाहिए किसकी रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट की। और कौन सा रचना है? आप लोग फटाफट बोलो। अब तो चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भट्ट जी ने किस भाषा सभा की स्थापना में मुख्य योगदान दिया था? तो भट्ट जी ने किस सभा की स्थापना में मुख्य योगदान दिया था? तो हिंदी वर्धनी सभा में दिया था। बातचीत का सबसे उत्तम तरीका भट्ट जी ने क्या कहा है? आत्मवार्तालाप, मतलब अवाक होकर के खुद से बात करो और स्वयं ही बात करना बहुत ही अच्छी बात है। देखो ये वाला भी क्वेश्चन जो है ना, मैं दिखा रही हूँ मैं, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद करके रखना। चलो दोस्तों, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था। और कल मैं लेकर के आई हूँ न्यू वीडियो, मतलब अब मैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगी और फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर भी कर देना, और अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना, और ढेर सारा प्यार भी मतलब दर्शा देना कमेंट में कि आप लोग को मेरी वीडियोस अभी कैसी लगी है। तो देखो मेरा ये फर्स्ट वीडियो रहा है कि मैंने मतलब बनाया है, आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लगा, और एक लाइक जरूर कर देना। देखो देखो देखो, ये मैं थम्स अप बना दी हूँ, और सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और ये पूरा अध्याय समाप्त हो रखा है। तो चलो हम लोग अभी इसका ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे और सब्जेक्टिव भी कर लेंगे, तो ये काफी अच्छा हो जाएगा। तो बाय बाय।